चलिए अब सभी हम लोग यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। थोड़ा सा अब्सेंटी आप लोग बनाइए। यस सर। आप लोग हैं? यस सर। यानी कि अभी हम लोग क्लास 10 में हैं और क्लास 10 में पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री। पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समाप्त कर लिए हैं। दूसरे चैप्टर की अगर बात करें तो दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, भस्म, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, है कि नहीं? तो आज जो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, देखिए हम यहां पे लिख रहे हैं, अम्ल, भस्म और लवण। ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी है। सिर्फ हम लोग इजी नहीं भी है तो इजी हम बना देते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए याद रखिएगा कि हम लोगों को पढ़ना है अम्ल, भस्म, लवण, यानी कि कहें तो एसिड, बेस एंड लवण को हम लोग कहते हैं साल्ट। यही इस चैप्टर का नाम है। बड़ा अच्छे से इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आप पिछले भी क्लासों में या 6-7 में भी जब पढ़े होंगे तो आप इतना तो जरूर जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? जितना भी खट्टा चीज आपको लगे, जो खाने में खट्टा लगे, है ना, जैसे आम खाने में खट्टा लगता है, संतरा खाने में खट्टा लगता है, नींबू खाने में खट्टा लगता है, अचार वगैरह जो खाते हैं, सिरका वगैरह, ये सब क्या लगता है आपको? खट्टा लगता है। जो खट्टा लगे हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही चीज स्पेशल नहीं, जो आपको खाने में खट्टा लगे वो सब के सब क्या हैं? अम्ल हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें भस्म की, तो जो स्वाद में कड़वे होते हैं, है कि नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? जो कड़ा लगे, स्वाद में कड़वा टाइप के लगे, है ना, कसाइन टाइप के लगे, जिसे हम लोग कहते हैं कसाइन लग रहा है। देहाती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? कसाइन लग रहा है खाने में। तो वो सब क्या है? भस्म है, क्षार है। क्या है? भस्म है, क्षार है। समझ में आ गई बात? मोटा मोटी तौर पर आप लोगों ने इस बात को पहले से भी जान रखा है कि नहीं? आज हम सबसे पहले आपको ये पढ़ाते हैं कि आप अम्ल की पहचान किसे कीजिएगा, है ना। अगर आपसे कोई अम्ल के बारे में बात करे तो अम्ल की कैसे पहचान कीजिएगा, तो जरा सा ध्यान से समझिए। हम आप लोगों को अम्ल की पहचान कराने के लिए सिखा रहे हैं। आप कैसे जानिएगा कि यह अम्ल है, या कैसे जानिएगा कि यह भस्म है? क्या कुछ बात है? क्या बोलिए ना, हिलाइए मत। भस्म की पहचान, थोड़ा सा बेंच आगे की ओर कर लीजिए, बेंच आगे कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, हाँ, पीछे में मत टच कीजिए, है ना। भस्म की पहचान आप जरा सा देखेंगे और हमको लगता है कि आप समझ जाइएगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अम्ल और भस्म की पहचान आप आसानी से कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, या वैसा कोई चीज हम नहीं बता रहे हैं जो आपको दिमाग पर एक्स्ट्रा भार पड़े। आप पढ़ रहे हैं बिट्टू सर के साथ, भारे पड़ जाएगा तो फिर क्या पढ़ पाइएगा, है कि नहीं? एकदम आसानी से सीखिए, बहुत नॉर्मली है, बच्चा भी सीख जाए। तो जब बच्चा सीख जाए तो आप तो 10 क्लास के विद्यार्थी नहीं सीख पाइएगा, एकदम आराम से सीख पाइएगा। तो अम्ल की पहचान क्या? देखिए, आपको अम्ल को पहचानना इस तरह से है। अगर किसी रासायनिक सूत्र के पहले एच लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एच। क्या लगा हुआ है? एच। यानी कि अम्ल जो भी होता है ना, तो अम्ल जो है, तो अम्ल के आगे क्या लगा हुआ रहेगा? एच। एच लगा रहता है, एच लगा रहता है। देखिएगा ध्यान से। हाँ, कोई एक आदमी है जिसका पीछे भी एच लगा हुआ रहेगा, तो हम उसको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अधिकांशतः अम्ल में देखिएगा तो उसके आगे क्या लगा हुआ रहेगा? एच लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा? एच। जैसे आपने नाम सुना होगा HCl, क्या नाम सुने होंगे? HCl। तो यहां देखिए Cl के साथ H लगा हुआ है आगे में, तो यह अम्ल है। यह क्या है? अम्ल है। यह क्या है? अम्ल है। जैसे आप नाम सुने होंगे H2SO4, इसके भी आगे H लगा हुआ है, तो ये अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो अम्ल की पहचान आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कैसे हम बताए कि जिसके आगे क्या लगा हुआ रहे? एच लगा हुआ रहे। क्या लगा हुआ रहे? एच। जैसे हम लोग कहते हैं HNO3, तो ये भी अम्ल है। ये भी क्या है? अम्ल है। इस बात को ध्यान में रखें, जिसके भी आगे एच लगा हुआ आपको मिलेगा वो आप समझ लीजिएगा कि क्या है? वह अम्ल है। जैसे हम लोग कहते हैं HCO3,
है ना, या कहते हैं HPO3, तो ये सब के सब क्या है, अम्ल हैं। या हम लोग कहते हैं HF, ये भी क्या है, अम्ल है। हम लोग कहते हैं HI, ये भी क्या है, अम्ल है। समझ में आ रही है बात, ये भी क्या है, अम्ल है। या हम लोग कभी कभी देखते हैं, देखिए ध्यान से जरा सा, किसी के भी आगे अगर H लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो अम्ल है। क्या है, अम्ल है। जैसा हम लोग कहते हैं HBr, यह क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। समझ में आ रही है सबको बात। या हम लोग कभी कभी देखिएगा, एक तो ऐसा है कि CH3COOH, इसमें H बाद में लगा हुआ है, तो क्या है, अम्ल है। क्या है, ये अम्ल है। तो अम्ल को कितने बच्चे बढ़िया से पहचान लेंगे। समझ में आ गई बात। अब उसी तरह से अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इसका देख लीजिए, अम्ल है। अब कुछ का नाम समझ लीजिए, नाम भी जान लीजिए कि किसको क्या कहेंगे। तो इसका नाम तो सबको जानता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। या अम्ल का इसका नाम देना है तो इसको हम लोग कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां निकलता है बताइए तो जब पेट से, कहां से निकलता है, पेट से। जब आपका अम्ल ज्यादा निकलेगा एसिडिटी बढ़ेगी, माने एसिड न है ये, तो एसिड अगर ज्यादा निकलेगा तो उसी को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। समझे कि नहीं। दूसरी बात, H2SO4 सबको जानता है, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फेट कहेंगे, लेकिन अम्ल के अगर नाम दीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए, बैटरी में जो पानी वगैरह जो रहता है, बैटरी में पानी डलाता है ना, पानी, तो बैटरी के पानी को ही क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है कि नहीं। HNO3, इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, है ना। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। जैसे कभी आपको हम पढ़ा दें, रसायन पढ़िए रहे हैं बम बनाने के लिए, तो बम बनाने के लिए, बारूद बनाने के लिए इनका जरूरत पड़ता है HNO3 का, है ना। बम वगैरह इस समय मतलब विस्फोटक पदार्थ बनाने में HNO3 का उपयोग हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बम बनाने के लिए हम तुरंत सिखा दें, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन कहीं जो बना करके आप इसका यूज कर दीजिए तो ये भी दिक्कतें हैं। लेकिन सिखाना तो है, सिखा देंगे, है ना, लेकिन गलत इस्तेमाल आप लोग मत कीजिएगा। HCO3, क्या नाम है इसका, HCO3, तो इसको हम लोग कहते हैं, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट है ऐसे, लेकिन हम लोग इसको कहेंगे अम्ल के नाम में अगर देंगे तो कार्बोनिक अम्ल। क्या इसको बोलेंगे, कार्बोनिक अम्ल। विषैला है ये क्या है, विषैला है। ये है कार्बोनिक अम्ल। ये क्या है, कार्बोनिक अम्ल। जैसे हम लोग H3PO4 बोलते हैं, है ना, इसको क्या नाम है, H3PO4, PO3, H3, इसका गलती हम लिख दिए हैं, H3PO4 होता है, H3PO4। तो H3PO4 को हम लोग क्या कहेंगे, फोरिक अम्ल। क्या कहेंगे, फोरिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे, फोरिक अम्ल। बात समझ आ रही है ना। HF है, तो HF को हम लोग कहेंगे फ्लोराइड अम्ल। क्या कहेंगे, फ्लोराइड अम्ल। क्या कहेंगे, फ्लोराइड अम्ल। ये है, देखिए आई लगा हुआ है इसके साथ, क्या लगा हुआ है, आई, तो इसको कहेंगे आयोडाइड अम्ल। क्या कहेंगे, आयोडाइड। ये है, देखिए HBr लगा हुआ है, तो ब्रोमाइड अम्ल। और यहां पे देखिए CH3COOH है, तो इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। आप अम्ल के बारे में क्या कैसे पहचान लीजिएगा, तो आप देखिए ध्यान से, यहां पे बहुत गौर से आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। आगे क्या लगा हुआ है, H। आगे क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है। अगर आगे H लगा हुआ है और यही एगो ऐसा है जिसके पीछे H लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सब क्या है, अम्ल है। क्या है, ये सब अम्ल है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, समझे कि नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे देखिए यहां पे जैसे देखिए HCl है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो HF है, तो इसको बोल सकते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसको बोल सकते हैं हाइड्रोआयोडिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। समझ में आ गई बात। इसके नाम के तरह इसको भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें
नहीं है। तो ये सब अम्ल के बारे में आप लोगों ने पहचानने के लिए सीखा कि अगर किसी भी रासायनिक सूत्र के आगे एच लगा हुआ है ना, यानी कि एच आप आगे लगा दिए हैं, तो वो सब अम्ल की श्रेणी में आ जाएंगे। किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? अम्ल की श्रेणी में। याद रखिएगा इस बात को, आगे एच अम्ल, पीछे ओ एच भस्म, आगे एच अम्ल, और किसी में अगर ओ एच लग गया है, क्या लग गया है? ओ एच, और ओ एच कहाँ है? तो पीछे है कि नहीं? ओ एच कहाँ है? पीछे, तो वह क्या हो जाएगा? भस्म। क्या हो जाएगा? भस्म। समझ में आ रही होगी बात? उसको क्या कहेंगे? भस्म, है ना? क्या बोलना है उसको हम लोगों को? भस्म। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग भस्म के बारे में पढ़ ले थोड़ा सा, तो भस्म की पहचान कैसे कीजिएगा? तो भस्म में क्या हो जाएगा? पीछे क्या लग जाएगा? तो आपको पीछे में लगना चाहिए OH। क्या लगना चाहिए? OH। पीछे में OH होता है ना? तो समझ लीजिएगा कि ये क्या है? भस्म है। जैसे आपको लिखा हुआ है NaOH, क्या लिखा हुआ है? NaOH, या लिखा हुआ है LiOH, है ना? लगा हुआ कि नहीं? OH लगा हुआ है ना, तो LiOH, या लिखा हुआ है कहीं भी देखिएगा तो KOH, या लिखा हुआ है MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, या लिखा हुआ है CaOH का होल 2, है कि नहीं? या आपका लिखा हुआ है मैंने कहीं भी देखिएगा BaOH का होल 2। तो जहां भी आप देख रहे हैं कि OH लगा हुआ है, कहीं भी आप देख रहे हैं कि OH लगा हुआ है, या कहीं देखते होंगे तो NH4OH देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अगर इस तरह से अगर लगा हुआ है, तो ये सब के सब भस्म है, सब के सब क्षार हैं। क्या है? सब के सब क्षार हैं। आगे समझ में? अब कुछ लोगों का नाम जान लीजिए। NaOH है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। तो इसको बोलेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका देखिए तो लिथियम हाइड्रोक्साइड। अब हम यहां लिथियम कर दिया, ऊपर में हाइड्रोक्साइड है तो ऐसे कर देते हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड। के है तो पोटेशियम, है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं। जब पेट में जो अम्लीयता अगर बढ़ जाएगी, यानी कि HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, तो हम लोग जो है उसकी अम्लीयता को कोई भी हाइड्रोक्साइड से खत्म कर देंगे? नहीं, कोई भी हाइड्रोक्साइड से नहीं खत्म करेंगे। अगर मान के चलिए कि क्वेश्चन आ गया, बात समझिए मेरी क्या बोल रहे हैं से, अगर क्वेश्चन आ गया कि पेट की अम्लीयता अगर बढ़ जाए तो पेट की अम्लीयता को कैसे दूर कर सकते हैं, और उसमें जो से मान के चलिए कि ऊपर ये सब विकल्प दे दिया, तो कौन पर टिक लगाइएगा? MgOH का होल 2 पर। समझे कि नहीं? इनो पीते हैं ना, इनो, है ना? जैसे जब आपका पेट में एसिडिटी बढ़ता है तो क्या पीते हैं? इनो। तो इनो क्या है? MgOH का होल 2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है कि नहीं? और यह HCl को यही शांत करेगा। यही क्या करेगा? शांत। पेट के चारों तरफ दीवारों से कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपको धुआं ढकार आएगा। क्या आएगा? धुआं ढकार। लगेगा कि पेट गड़बड़ा गया है। बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, जब आपको पाचन पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय भी आपका हम जिक्र किए हैं। काहे नहीं सुतती है रात भर? तो फिर इस समय क्या है? झुक रहे हैं। समझे कि नहीं? तो जब पेट की अम्लीयता बढ़ जाएगी, तो पेट की अम्लीयता जब बढ़ जाएगी तो उस अम्लीयता को हर एक ऑक्साइड से खत्म नहीं करेंगे। हम और पढ़ाएंगे कि सिर्फ इसके अलावा भी कोई है, तो बिल्कुल है। इसके अलावा भी हम लोग जो है, हम लोग इसको शांत कर सकते हैं। पेट की अम्लीयता को हम लोग दूर कर सकते हैं। समझे कि नहीं? हम लोग NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करके, क्या चीज है क्वेश्चन? क्या चीज डाउट? बोलिए। चलिए, तो इसको हम लोग एक आध को और, है ना, चीज का इस्तेमाल करके, सोडियम बाइकार्बोनेट, समझे कि नहीं? सोडा जिसको बोलते हैं, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सबसे बढ़िया पहचान है कि जहां बाई लग गया वो सब खाए वाला है, और जहां बाई नहीं लगा सब धोए वाला है। समझे कि नहीं? समझ में आ रही है बात?
तो सोडियम बाइकार्बोनेट कह रहा था। बाई कब होगा? जब खाएंगे तभी ना बाई होगा। तो ये तरीका हम बता दीजिए पहचानने का। जहां जहां बाई लगल है तो यानी कि खाने पर बाई हो जाता है कि नहीं? तो खाने पर बाई है, तो जहां जहां बाई लगल है सब खाए वाला, जहां बाई नहीं लगल है सब धोने वाला। समझ में आ रही बात ना? इसे बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक है जो आपको हम बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इससे ये करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब जितने भी हैं सब क्या है? ये सब भस्म है। ये सब क्या है? भस्म है। इधर क्या लिखे थे? अम्ल लिखे थे। हमको लगता है कि अब आप लोगों को परेशानी नहीं होगी कि किसको हम अम्ल कहेंगे, किसको हम भस्म कहेंगे। लास्ट में देखिए सब में क्या लगा हुआ है? OH। क्या लगा हुआ है? OH। जहां OH देखिएगा सब भस्म है, जहां H आगे लग गया सब के सब क्या है? अम्ल है। क्योंकि देखिए अम्ल, भस्म और लवण पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको पहचानना ना होगा कि अम्ल कौन है, भस्म कौन है, लवण कौन है। कुछ लवणों को पहचान लीजिए। जब इतना लग रहा है कि लवण को भी कैसे सर हम लोग पहचानेंगे, तो भैया देख लीजिए लवण को आप और आसानी से पहचान लीजिएगा। लवण को पहचानने में और हेडेक नहीं है। कैसे हेडेक नहीं है तो समझ लीजिए। देखिए लवण की पहचान, लवण की पहचान, तो देखिए न उसमें आगे होना चाहिए H और न उसमें OH। न H हो न OH हो। लवण की पहचान में न H होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। OH होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ये दोनों में से कोई चीज नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। जैसे आप देखिए लवण जो होता है, नमकीन जिसको बोलते हैं, जैसे आपके यहाँ नमक जिसका नाम है NaCl, कहीं भी H या OH है? बोलिए ना जी। कहीं भी H या OH नहीं है, तो ये क्या हो गया? लवण हो गया। क्या हो गया? ये लवण, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण है ना? यह क्या है? लवण है। या इसी को हम लोग कहते हैं खाने वाला नमक, जो नमक आप लोग खाते हैं, NaCl इसका नाम है। क्या नाम है? NaCl। उसके बाद देखिएगा KCl। क्या नाम है? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम क्लोराइड, है ना? इसमें कहीं भी आपको ना H दिखाई दे रहा है ना OH दिखाई दे रहा है। आप देखिए Na2SO4, सोडियम सल्फेट जिसको कहते हैं, Na2SO4, इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट बोले तो कहीं भी इसमें H या OH दिखाई दे रहा है क्या है आप लोगों को? तो यह क्या हो गया? लवण है। ये सब क्या है? लवण है। या हम लोग कहते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। तो ये सब के सब किस में आएंगे? लवण में आएंगे। किस में आएंगे? लवण में। या हम लोग कहते हैं CaCO3, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है नाम इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम लोग 2-3 नाम से जानते हैं। CaCO3 को 2-3 नाम से जानते हैं। चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है, संगमरमर का सूत्र यही होता है। जो खलिया से लिखते हैं, पहले स्लेटवा पर लिखते थे, या आज भी सरकारी विद्यालयों में देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पर जिस खली का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं चौक या खड़िया कहते हैं, है कि नहीं? उसका भी यही सूत्र है। तो आप अगर चूना पत्थर कोई कहे तो चूना पत्थर भी यही है, यही सूत्र है। या कोई कहे चौक या खड़िया वगैरह कहे तो यही है। या संगमरमर कहे, संगमरमर, साथे साथे मर मर, संग मर मर, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? ये हो गया, सबका सूत्र यही है, CaCO3। समझ में आ गई बात ना? तो हमको लगता है कि आप अम्ल को भी बढ़िया से पहचान लिए, आप जो है से भस्म को भी बढ़िया से पहचान लिए, और आप लवण को भी बढ़िया से पहचान लिए। मोटा मोटी अगर इस चीज को बढ़िया से पहचान लिए तो आप बहुत कुछ जान गए इसमें। समझ में आ गई बात ना? अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, अगला टॉपिक अब हम लोग चलेंगे। अम्ल और भस्म में जरा सा अंतर को समझ लीजिए, है ना? उसके अंतर को हम लोग समझ लेते हैं, तब हम लोग आगे और बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगला टॉपिक अब क्या देते हैं इसके बाद? अम्ल और भस्म की पहचान।
देखिए अम्ल और भस्म, देखिए हम सूत्र हम इसका परिभाषा काहे नहीं लिखवाए, सबको जानता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते, जब अंतरवा देंगे ना उसी में से परिभाषा निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए अगला टॉपिक जो है जिसका नाम है, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है अम्ल और भस्म में अंतर। अम्ल और भस्म में अंतर, ये दोनों में अंतर को समझिए, है ना, ये दोनों में अंतर को समझिए। राख छाई सब क्या है, भस्म है, क्या है, भस्म। नहीं समझते हैं कि भस्म लगाएंगे शरीर पर, तो क्या लगाता है, भस्म के मतलब कुछ सामान रहता है। अरे भैया जो पाउडर है, जो राख है, वो सब भस्म ना है कि नहीं है। शमशान राख लगाते थे शंकर भगवान, है ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, है कि नहीं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, है कि नहीं। भस्म, अम्ल और भस्म में अंतर को समझ लीजिए। तो अम्ल देखिए ध्यान से, अम्ल, और इधर एक दिन बना देते हैं हम लोग क्या चीज, भस्म। एक तरफ अम्ल लिखते हैं और एक तरफ भस्म। जरा सा अंतर को समझिए, आप अंतर समझना जरूरी है। देखिए अभी तो आप लोगों को पहले ही बताया और आप लोगों ने भी जवाब दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो पहला अंतर तो है जो हो गया, क्या हो गया, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बिल्कुल सही अंतर है। और जहां हम लोग भस्म की बात करेंगे तो भस्म जो होता है स्वाद में कड़वे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, है ना। भस्म स्वाद में कड़वे होते हैं, समझे कि नहीं समझे। ये बात में कहीं से कोई दिक्कत हुआ, तो कहीं दिक्कत नहीं हुआ, काहे चिंता कर रहे हैं। दूसरा अंतर देख लीजिए, अम्ल को जल में घोल दीजिए, किसी भी अम्ल को जल में अगर आप घोल दीजिएगा तो इसके पास क्या है, इसके पास हाइड्रोजन है और उसका आयन है, तो हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। जो जिसके पास रहेगा वही ना देगा। जैसे आपके पास पेन है तो आप हमको कहेंगे लाइए तो दे दीजिएगा, आपसे हम कहेंगे हमको दीजिए थार गाड़ी, तो आपके पास है ही नहीं तो कहां से दीजिएगा, दीजिएगा, जो है वो दीजिएगा। तो जो अम्ल के पास है भैया जैसे ही जल में घोलिएगा वो दे देगा, तो उसके पास क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ले जाओ, है कि नहीं है। तो बस यही बात तो लिखवा रहे थे कि अम्ल जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर, अच्छा अभी तो आप लोग पढ़े हैं ना, ध्यान समझिए कि अम्ल एच आगे लगा हुआ रहता, तो उसके पास एच न है कि नहीं। तो अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोजन और आयन, आयन बोले तो प्लस का चार्ज, आयन बोले तो माइनस का चार्ज। आयन दो तरह के, धन आयन ऋण आयन, तो OH ऋणात्मक है तो ऋण आयन, और हाइड्रोजन जो है सिर्फ धनात्मक है तो धन आयन, समझे कि नहीं। तो हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, आयन देता है। कोई भी अम्ल को उठाइए, जैसे HCl को हम उठा लिए और इसको जल में हम घुला दिए, क्या कर दिए, जल में घुला दिए, तो भैया ये हाइड्रोजन आयन दे देगा। ये क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन। आप देखिए ध्यान से, ये क्या दे रहा है, हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन दिया, तो यह अम्ल की पहचान है, यह अम्ल की पहचान है कि अम्ल होगा, जैसे ही जल में डालिएगा भैया वो क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। अगर नहीं दे रहा है तो दिक्कत है, समझे कि नहीं। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे गाय है और दूध नहीं दे रहा है तो फिर गाय होने में शक नहीं है उसको, है कि नहीं। तो जो है उसके पास उसको देना पड़ेगा। जैसे H2SO4 इसको जो है से जल के साथ अभिक्रिया करा दिए, तो H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, बैटरी वाला पानी को जैसे ही जल में आप डाल दीजिएगा तो डालने के पश्चात क्या होगा, यह हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्या दे देगा, हाइड्रोजन आयन, है ना। और SO4 की संयोजकता कितनी है, 2 है। सल्फेट की संयोजकता कितनी है, 2 है, तो इस पर -2 चार्ज आ जाएगा। समझ में आ गई बात है।
इस पर कितना चार्ज आएगा? -2। हमको कुल मिला जुला करके ये बातें देखनी थी कि किसी भी अम्ल को अगर जल के साथ, जल में अगर घोल दीजिएगा, जल में घोल दीजिएगा, तो हमको कुल मिला जुला करके यह क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा। देखिए यहां पे भी क्या दे रहा है? हाइड्रोजन आयन। अगर हम इसी तरह से इधर की बात कर लें, इसी तरह से इधर की बात अगर हम कर लेते हैं, तब क्या होता है? इस बात को समझिए। दूसरा लाइन में देखिए ध्यान से, दूसरा लाइन में अगर हम लोग अम्ल को जल में डाल करके देख लिए, तो भस्मों को जरा सा डाल करके देख लीजिए, है कि नहीं? तो भस्म जल में घुल करके, भस्म जल में घुलकर, भस्म जल में घुलकर OH आयन देता है। क्या देता है? OH, यानी कि माइनस चार्ज, OH आयन देता है। अगर भस्म को घुलाइएगा जल में, तो भस्म क्या दे देगा? OH आयन दे देगा। जैसे देखिए भस्म की परिभाषा क्या है? NaOH, जिसके अंतिम में OH लगा हुआ है। और इसको क्या कीजिए? जल के साथ इसको अभिक्रिया करा दीजिए, जल में इसको डुबा दीजिए, है ना? NaOH को क्या कर दीजिए? जल में डुबा दीजिए, घोर दीजिए, तो क्या दे देगा? सोडियम आयन इधर, और देखिए यहां पे आ गया OH आयन। क्या दे दिया? OH आयन दे दिया कि नहीं दे दिया? इसके बाद एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे KOH है, और इसको अगर जल में घुला दीजिए, तो यह क्या दे देगा? पोटेशियम आयन। और क्या दे देगा? OH आयन। क्या दे देगा? OH आयन। दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कभी भी अम्ल को जल में घुलाने पर वह हाइड्रोजन आयन देता है, और भस्म को घुलाने पर OH आयन देता है। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, तो आपका यहाँ पे OH आयन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? OH आयन। तो यही OH आयन ही निकलना चाहिए अगर वो भस्म है तो। समझे कि नहीं समझे? अब देख लीजिए तीसरा अंतर। अब क्या देख लीजिएगा? तीसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि देखिए अम्ल जो है, अम्ल को किसी भी धातु के साथ अभिक्रिया कराइएगा, यह धातुओं के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा इससे। कोई भी धातु के साथ इसको अगर अभिक्रिया करा दीजिएगा ना अम्ल को, तो वह क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन गैस। तो इस बात को लिखते हैं कि अगर अम्ल की अभिक्रिया किससे हो जाए? धातु के साथ हो जाए। किसके साथ हो जाए? धातु के साथ। अगर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी गैस निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। समझ में आ रही है बात? यह कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। कोई अम्ल, कोई धातु ले लीजिए, Na सोडियम हम ले लिए, और अम्ल ले लिए HCl। क्या ले लिए? HCl। और जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए यहाँ Na प्लस हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस, तो Na अब Cl के साथ चलेगा तो बना देगा NaCl। अब बच गया हाइड्रोजन, तो यह हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। कौन सी गैस बाहर निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है बात? या पोटेशियम को ले लीजिए और H2SO4 से, पोटेशियम धातु है, H2SO4 क्या है? H2SO4 हमारा अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो प्लस ई माइनस, तक के अब इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बना देगा? K2SO4, है ना? क्या सल्फेट का संयोजकता 2 है, इसलिए के साथ 2 लग गया, तो K2SO4। इधर क्या बच गया? हाइड्रोजन गैस। तो आप किसी भी धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ए झुकनी है कि नहीं, अगर किसी भी, सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहे हैं हो, अगर किसी भी धातु को अम्ल में घोल दीजिएगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा, तो वह कौन सी गैस दे देगा? हाइड्रोजन। कौन सी गैस दे देगा? हाइड्रोजन। तीसरा इसमें देखते हैं, जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराए तो हाइड्रोजन गैस दिया। इस हिसाब से अगर भस्म को हम लोग, भस्म की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो क्या दे देगा? बोलिए क्या दे देगा? अगर भस्म को धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या दे देगा? तो आप इस बात को कहे कि हम कहे लगे बेइज्जती होने जाएंगे, बुझाई थे है ये नता, है कि नहीं? लेकिन बोलना चाहिए, जो आता है सब बोलना चाहिए, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, बोलने के लिए जब तक नहीं आप लोग सीखिएगा, रिटर्निंग जब आप लोग को नहीं दीजिएगा तो लग रहा है ना कि कोई है ये नहीं, अरे हैं। तो जब धातु अम्ल से अभिक्रिया किया था, हाइड्रोजन गैस दिया था, अभी भस्म जब करेगा धातु के साथ तो क्या देगा? ऑक्सीजन देगा। हाँ, अब करा, हाँ ठीक है। इतना ही बोले तो हमको मिजाज खुश हो गया,
कि चलिए कुछ तो बोला है कि नहीं, और दिमाग लगाए ना कि OH में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देगा, नहीं। ध्यान से समझिएगा, भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। एक के लाइन में आंसर दे दिए। भस्म धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। आ गया समझ में? धातु जो है, भस्म जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता ही नहीं है। समझे कि नहीं? देखिए, कोई वस्तु अम्ल है, इसका क्या पहचान है? तो एक पीएच स्केल होता है, इसमें हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, है ना। इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे पीएच स्केल। पीएच स्केल एक माप है जो यह तय करती है कि कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, या कोई पदार्थ है ना उदासीन है यानी कि लवण है। इस बात को वो तय करता है स्केल। समझे कि नहीं है? तो जहां अगर अम्लीयता की बात हो गई तो जिस पदार्थ का जिस पदार्थ का पीएच मान, क्या पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है, वह अम्ल होगा। और जिसका 7 से अधिक है वह क्षार होगा, माने भस्म होगा। और जिसका पीएच मान 7 है वह उदासीन होगा, न वह अम्ल होगा न वो क्षार होगा। समझ में आ गई जो बात बोले से? न वह अम्ल होगा न वो क्षार होगा। कितने बच्चों को समझ में आ रही है? तो पीएच स्केल के माप से हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो अगर हम लोग इस बात को चौथा में इंगित करें अंतर में, तो कोई दिक्कत तो ना होना चाहिए। देखिए ध्यान से, चौथा देख लीजिए। चौथा, अम्ल का जो पीएच है, अम्ल का पीएच, तो अम्ल का पीएच हमको बताइए 7 से कम कि 7 से ज्यादा? 7 से कम। पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और जैसे जैसे कमते जाएगा वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी, याद रखिएगा। 7 से जिसकी अम्लीयता, जैसे जो 6 पर है तो वो अम्ल है, अकर ऐसे नहीं सर, 5 पर है, झूक कोई रहा है पूरा कैसे कर, अब ऐसे क्या है हम समझे में, रात भर जगता है हो। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और यही अगर बात करें इसका, तो भस्म का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है। ध्यान से आंख खोल कर, या धोके क्या ये आंख जाइए, जाओ ना, आंखें धोकर खाओ ना, लजा रहा है। अब देख लीजिए पांचवा, देख लीजिए, देख लीजिए, बाजार में जाइए, लिटमस पत्र मांगिए, तो वह 2 प्रकार का लिटमस पत्र देगा, एगो नीला दे देगा या लाल दे देगा। समझ में आ गया? यस सर। तो अम्ल की पहचान यह भी है। क्या चीज पहचान है? कि देखिए, अगर आप जाइएगा मार्केट में और मांगिए नीला लिटमस पत्र, तो नीला लिटमस पत्र पर अगर अम्ल को डाल दीजिएगा तो वह लाल हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? लाल। बात समझ आ गई ना? लिटमस पत्र पर अगर आप, क्या नीला लिटमस पत्र है, उस नीला लिटमस पत्र पर अगर आप अम्ल को डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? वो लाल। क्या हो जाएगा? लाल। इसीलिए उसको शॉर्ट में पहचानने के लिए नाम याद रखिए, अनीला। अनीला का मतलब अ से अम्ल, और नीला लिटमस पत्र को कर देगा लाल। तो नीला जो लिखा हुआ है, तो नीला को मतलब नीला लेना है, और अंतिम वाला शब्द है ला, तो वह कर देगा लाल। इसलिए इसका ट्रिक है कि अगर आपको दिक्कत है कि कौन सा हम लोग डालें, है ना, लिटमस पत्र लाएं कि अम्ल डालने पर ये हो जाएगा,
तो आपको नीला लिटमस पत्र लेना है, इसलिए इसका नाम है अनीला। अनीला से इसको याद रखिएगा। अ से अम्ल, देखिए हम इसको लिख देते हैं, है ना, अम्ल नीला लिटमस पत्र, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल करता है। जैसे देखिए, इसीलिए इसको शॉर्ट में कर देते हैं अनीला। अ के मतलब हो गया अम्ल, इसके साथ लेना है नीला लिटमस पत्र और उसको कर देगा ये लाल। आ गया समझ में? एकदम बढ़िया ट्रिक से आप लोग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, बहुत अच्छा हो गया। अगर इसी को इधर ले आइएगा कि भस्म, तो भस्म सबसे पहले इस बात को जानिए कि लाल लिटमस पत्र, ठीक इसका उल्टा, इसमें नीला लिए थे उसमें लाल ले लीजिए। भस्म लाल लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। नीला कर देता है। आपको खाली एक नाम अगर याद रहेगा तो इसका ठीक उल्टा कर दीजिएगा तो भस्म याद हो जाएगा। तो इसी से दोनों हो गया, है कि नहीं? तो भस्म क्या किया, लाल लिटमस पत्र को क्या कर दिया, नीला कर दिया। समझे कि नहीं? अब देख लीजिए, एक कॉमन सा बात है जो सबको पता है कि अम्ल की अभिक्रिया अगर भस्म से करा देंगे तो उदासीन हो जाएगा, और भस्म की अभिक्रिया अगर अम्ल से करा दीजिएगा तो ये भी उदासीन हो जाएगा। चाहे इसको आगे रखिए चाहे पीछे रखिए। जैसे अम्ल है ना, अगर इसको साथ भस्म मिला दीजिए तो यह क्या बना देगा, लवण और जल। इसमें यही चीज को ऐसे लिखने का चीज नहीं था, भस्म। अब इसको क्या मिला दीजिएगा, अम्ल। भैया अम्ल कहिए, अम्ल भस्म कहिए या भस्म अम्ल कहिए, एक ही बात तो है। ये भी क्या बना देगा, लवण और जल बना देगा। कितने बच्चों को ये अंतर समझ में आ गया? बढ़िया से, बढ़िया समझ में आया? अगर एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो लिख दीजिएगा। हाँ, चलिए, तो यही तो है पढ़ाने का तरीका, तो यही तो है कि जो आपको दिमाग में अट जाए। आप ऐसा पढ़िए कि दूसरों को भी समझा दे, ना सिर्फ पढ़िए कि खुद समझ जाए। खाली तू झुकता है ये कम कर दो, है ना, दूसरे को, है ना, समझाने भर भी आप, मैंने हम पढ़ा रहे हैं ऐसा कि आप चाहे तो दूसरा को अगर पढ़ा दे तो आराम से पढ़ लेगा वो बच्चा। समझे कि नहीं? इसलिए आपको हम इतना इजी वे में पढ़ा रहे हैं। हम आपको जानते हैं कि एकदम में भोंद है, हम जानेंगे थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो हम तो उड़ा देंगे इसको, लेकिन हम इस बात को जानते हुए पढ़ाते हैं कि आप एकदम अलेलहा हैं, आए आए करने वाले हैं, बुझाइए नहीं रहा है, वहां से उठा करके और तब पढ़ाते हैं। समझे कि नहीं? कि एकदम नहीं बुझा रहा है तो यो समझ में आ जाए। तो ये हो गया। अब आना चाहिए, अब देखिए एक और टॉपिक लेते हैं, दो टॉपिक लेते हैं, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य। इसको जरा सा समझ लीजिए, है ना। विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य ये क्या है? विद्युत अपघट्य, और एक टॉपिक लेते हैं विद्युत अनअपघट्य। अनअपघट्य ये क्या है भैया, जरा सा देखिए। विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य क्या है? देखिए, विद्युत अपघट्य किसको कहेंगे, इसको समझिए। वैसा यौगिक, क्या हम बोल रहे हैं, वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन से होकर के, आपने यौगिक ले लिया, उसको जल में बढ़िया से घोल दिया। अगर जल में घोल दिया, उस घोल से करंट प्रवाहित कीजिए। उस घोल से क्या कीजिए, करंट प्रवाहित कीजिए। अगर करंट प्रवाहित हो गया तो वह जलीय विलयन विद्युत अपघट्य होगा। वह जलीय विलयन क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य होगा। अब अगर जल में आप किसी यौगिक को घोल दिए, घोलने के बाद करंट का प्रवाह बंद हो गया, करंट अब नहीं प्रवाहित हो रहा है, तो उसको कहेंगे विद्युत अनअपघट्य। तो कौन कौन सा विलयन विद्युत अपघट्य है, मैंने जो अपने से होकर के करंट को प्रवाहित कर रहा है, और कौन कौन से ऐसे यौगिक हैं जो अपने से होकर के करंट प्रवाहित नहीं होने देते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है। आप हमको बताइए, जल से करंट प्रवाहित होता है कि नहीं?
होता है। ये तो बढ़िया से आप लोग जान रहे हैं। कभी कभी अर्थिंग में आप लोग पानी देने जाते हैं और लगातार पानी गिराइएगा तो आपको झटका दे देगा, क्योंकि उससे होकर के करंट आपको आ गया। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? या नहीं, अगर विश्वास है, चेके करने का मन है, तो पलक खोस करके बाल्टी वाला पानी में इसे लटका दीजिए थोड़ा सा। अब पानी को आराम से निकालिए, बड़ा मजा देगा उस समय, है ना? समझ में आ जाएगा कि करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि भैया आप लोग तो बिना किए हुए विश्वास करते नहीं हैं, तो करके देखिए। विज्ञान कहता है ना कि करके देखिए करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार कीजिए ऐसा, एक के बार में तो निश्चिंत हो जाइएगा, करबो मत कीजिएगा। हाँ, न तो दूसर का बार करने लायक रहबे नहीं कीजिएगा, है ना? तेरहवीं हो जाएगा फिर आप ही का। याद रखिएगा, वैसा यौगिक वैसा यौगिक वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन जिसका जलीय विलयन। अब देख, अब गप ना कर। अब कोई टॉपिक हम छेड़ दिए तो उस पर गप मत करते रहा। लाइन बनाने वाला, बिजली बनाने वाले के लिए बिजली है? नहीं है भैया, मार देगा किसी को भी। तो वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन से होकर, जिसका जलीय विलयन से होकर, है ना, विद्युत बहता है। क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होता है। विद्युत प्रवाहित होता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं। समझ में आ गया? जिससे मैंने जल में बढ़िया से उसको घुला दीजिए, पहले विलयन तैयार कर लीजिए, और विलयन तैयार करने के बाद आप देखिए विद्युत प्रवाहित करके अगर प्रवाहित हो जा रहा है तो वैसे जलीय विलयन को, वह यौगिक को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य कहेंगे। कोई दिक्कत है? और विद्युत अपघट्य जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा। कैसे लिखेंगे? वैसा यौगिक जिसका जलीय विलयन से होकर, उसका जलीय विलयन से होकर विद्युत प्रवाहित न हो, विद्युत प्रवाहित न हो, विद्युत प्रवाहित न हो, उसे विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। विद्युत अनअपघट्य कहते हैं। अब देख लीजिए, आपको हम बता रहे हैं कुछ उदाहरण। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, आप जितना भी अम्ल है, जितना अम्ल है, उन सारे अम्लों को उठाइए, जल में घोलिए, करंट प्रवाहित कीजिएगा, करंट बहेगा। समझे कि नहीं? करंट क्या हो जाएगा? बहेगा। आप भस्म लीजिए, उसको जल में घोलिए, करंट प्रवाहित कीजिए, आराम से उसमें बहेगा। आप लवण लीजिए, घोल दीजिए, नीमक उमक लेकर के, अरे नीमक तो आप डलाता है जी अर्थिंग में, है कि नहीं? तो उसको नमक वगैरह सबको, मैंने लवण को उठाइए, जल में घोलिए, डाल दीजिए, करंट क्या हो जाएगा? प्रवाहित हो जाएगा। तो जितने भी अम्ल हैं, जितने भी अम्ल हैं, जितने भी भस्म हैं, जितने भी लवण हैं, समझ में आ रही है कि नहीं बात है? yes, इन सबों के साथ इसका जलीय विलयन का, जलीय विलयन माने जल के साथ इसको क्या कर दीजिए? घुला दीजिए। सब के सब विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है। आ गया समझ में? सबके सब विद्युत का क्या है? सुचालक है। अच्छा, पानी में नमक घोर करके करंट प्रवाहित कीजिएगा तो करंट प्रवाहित होगा। और वही पानी में चीनी अब घोल दीजिए, नमक की जगह पर क्या घोल दीजिए? चीनी, और तब करंट प्रवाहित कीजिए, होगा? नहीं सर। क्यों? चीनी है, यानी कि चीनी वाला विलयन में करंट प्रवाहित। आगे समझ में? समझ में आ रहा है बात?
तो चीनी के घोल में, तो चीनी का जो जलीय विलयन हो गया वह विद्युत अनअपघट्य हो गया, लेकिन नमक का जो घोल हो गया वह हो गया विद्युत अपघट्य। आ रहा है समझ में? तो इसका अगर एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि सर जल में तो करंट प्रवाहित होगा, लेकिन जल में हम क्या क्या चीज मिला देंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो यूरिया देखे ना जो छींटते हैं, आप यूरिया मिला दीजिए जल में, बढ़िया से घोल दीजिए यूरिया को, तो करंट प्रवाहित नहीं होगा, डिस्टर्ब कर देगा करंट को, करंट उससे होकर के फिर नहीं जाएगा। आप ग्लूकोज पीते हैं ना, ग्लूकोज ग्लूकोज आप डाल दीजिए पानी में, आप करंट प्रवाहित कीजिए, नहीं होगा। आप चीनी डाल दीजिए, करंट प्रवाहित होगा? नहीं होगा। अगर इन सभी का ईटीसी कर दीजिए, पढ़िए ईटीसी का जलीय विलयन, जलीय विलयन से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। आ गया समझ में? अच्छा सोचिए तो कितना सुंदर सी बात है कि अगर जल में नमक डाल दिए तो करंट लगेगा, और जल में चीनी डाल दीजिए तो करंट नहीं लगेगा। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझने में मजा आ रहा है? तो अभी आप लोगों ने देखा विद्युत अपघट्य और विद्युत अनअपघट्य के बारे में, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक, एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस। वो सोचा कि मेरा नाम कैसे होगा भाई, हमको कहीं नामे नहीं आ रहा, हम वैज्ञानिकों हैं, कौची के वैज्ञानिक है जब हमारा नामे नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं? तो बड़ी चालाक थे वो। क्या थे वो? चालाक थे। कहा कि देखिए अम्ल की परिभाषा किताबों में लिखा हुआ है कि जो स्वाद में खट्टा हो, जो भस्म है तो जो स्वाद में कड़वा हो, भैया हम अलग एक परिभाषा देंगे। तो बोला क्या परिभाषा है? चालाक थे, बोला कि हम परिभाषा सब कुछ था नहीं, समझे कि नहीं? वो हल्का सा दिमाग लगाया, और दिमाग लगा करके क्या किया, वही जलवा में जो घोला ना, तो अम्ल जो जल में घुलता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, और भस्म जो जल में घुला देंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये बतिया के आर्हेनियस ने कहा था। किसने कहा था? आर्हेनियस ने। और कहा था कौची, वही चीजवा को तोड़ मरोड़ के खाली क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। तो ये हो गया कि आर्हेनियस के मुंह से, आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस के द्वारा भस्म की परिभाषा, किया कुछ नहीं है ना। करते हो कन्हैया, नाम हो रहा है कि नहीं? बस वही काम वही किया कोई और, नाम जोड़ दिया अपन, है कि नहीं? तब अब इसके अनुसार पढ़ लीजिए, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, अनुसार क्या अम्ल क्या है। पढ़ लिया है, लेकिन भाई पढ़ना है तो बताना ना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ देंगे टॉपिक। देखा है कि सर जी तो आर्हेनियस पढ़ाई भी नहीं किए, है कि नहीं? तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का क्या है, तो बस वही चीज किया था जो हम आपको बताए। अम्ल वह पदार्थ है, इसने क्या कहा, वह अम्ल वह पदार्थ है ना, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, समझ रहे ना, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। ये तो बतिया हम एक अंतरे में लिखवा दिए थे, तो ये बतिया बोला के था आर्हेनियस। तो ये हो गया आर्हेनियस के द्वारा अम्ल की परिभाषा। तो आएगा क्वेश्चन कि आर्हेनियस ने अम्ल के बारे में क्या परिभाषा दिया था, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। आ गया समझ में? क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हाइड्रोजन आयन देता है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देखिए HCl, और इसकी अभिक्रिया करा दिए किसके साथ, जल के साथ, मैंने जल में इसको धर करके घोल दिए तो क्या दे दिया, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। मैंने हाइड्रोजन आयन देना था तो हाइड्रोजन आयन को ही देखिए, या मान के चलिए कि H2SO4 है, इसको हम लोगों ने जल में घुला दिया था, क्या दे दिया, हाइड्रोजन आयन और SO4 आयन दे दिया। क्या दे दिया? SO4 आयन दे दिया। H2 को 2 कर दीजिए, ठीक है। तीसरा
कुछ उदाहरण और दे दीजिए। HNO3 है, HNO3 को हम लोग जल में घोल दिए। किसमें घोल दिए? जल में घोल दिए। तो क्या दे दिया? हाइड्रोजन आयन दे दिया। क्या दे दिया? हाइड्रोजन आयन दे दिया। और उदाहरण दीजिए, उसको खूब संतुष्टि भर दे दीजिए उदाहरण कि अकबकाइत रहो ओकरे में, है कि नहीं है। तो अगला हम ले लेते हैं HCO3 और इसको भी हम जल के साथ क्या कर दिए? घुला दिए बढ़िया से। तो यह भी हाइड्रोजन आयन दे दिया। हाइड्रोजन आयन क्या कर दिया? दे दिया। और ना संतुष्ट है तो एक और दे दो, HbO3, समझे कि नहीं? HbO3 और इसको भी क्या कर दिए? जल के साथ कर दीजिए। तो ये भी क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन दे देगा। और नहीं बुझा रहा है तो और इसको संतुष्टि कराइए। CH3COOH था, इसको भी क्या कीजिए? जल के साथ दे दीजिए। क्या कीजिए? जल के साथ दे दीजिए। तो हाइड्रोजन आयन दे देगा और CH3COO दे देगा। देख रहे हैं? तो आर्हेनियस के अनुसार ये अम्ल की परिभाषा थी। आर्हेनियस के अनुसार क्या चीज की परिभाषा थी? अम्ल की। उसी प्रकार से जरा सा ध्यान दे दीजिए कि आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा। समझ में आ रही है बात? अब आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा, आर्हेनियस के अनुसार भस्म की परिभाषा, भस्म की परिभाषा। आर्हेनियस के अनुसार भस्म की क्या परिभाषा है? तो भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है। ये जो बातें थी ये आर्हेनियस के द्वारा ही दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? आर्हेनियस के द्वारा। समझ में आ रही है बात? ये आर्हेनियस के द्वारा दी गई बातें थी। तो जरा सा हम लोग इसको धड़ाक धड़ाक पढ़ लेते हैं। तो इसका भी कुछ एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल इतना दीजिए कि अकबका जाए। NaOH प्लस H2O दे दिया, हाइड्रा ऑक्साइड है। इसका हम लोग जल के साथ अभिक्रिया करा दिए तो ये क्या दे देगा? हाइड्रा ऑक्साइड आयन दे देगा। तो यानी कि Na प्लस OH माइनस दे दिया कि नहीं दे दिया? दूसरा अगर हम लोग इसका हम लोग देख लेते हैं तो CaOH का होल 2 और इसको भी अभिक्रिया करा दीजिए। किसके साथ? जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करा दीजिएगा? जल के साथ। तो क्या दे देगा? तो यह भी कैल्शियम आयन दे देगा, है ना। हाइड्रोजन आयन दे देगा। क्या दे देगा? हाइड्रोजन आयन दे देगा। या ले अब ध्यान से समझिएगा। अगर मान के चलिए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, NH4OH ले लिए और इसको भी क्या कर दिए? जल के साथ अभिक्रिया करा दिए। यानी कि जल में इसको क्या कर दिए? घोल दिए। जल में क्या कर दिए? घोल दिए। तो ये भी क्या दे देगा? माने हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। क्या दे देगा? हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। देख रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर आप इसी अनुसार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखिए और इसको भी जल में घोल दीजिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी जल में घोल दीजिए तो देखिए यहां भी दे दिया है कि नहीं? OH आयन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? या यहां पे और देख लीजिए, जैसे MgOH का होल 2 है और इसको भी जल में क्या कर दीजिए? घुला दीजिए। और इनों को भी जल में क्या कर दीजिए? घुला दीजिए। तो ये क्या दे देगा? ये भी हम लोगों को क्या दे देगा? हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। क्या दे देगा? हाइड्रोक्साइड आयन दे देगा। या लिथियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, इसको भी जल के साथ क्या करा दीजिए? जल में घोल दीजिए। तो लिथियम और हाइड्रोक्साइड का क्या दे देगा? आयन दे देगा। दे दिया कि नहीं दे दिया? अब कुल मिला जुला करके देखिए मैटर को। तो अगर अम्ल को पढ़ रहे थे तो हाइड्रोजन आयन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए ध्यान से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसमें देख लीजिए तो हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? समझ में आ रही है बात? सब के सब में हाइड्रोक्साइड आयन मिला कि नहीं मिला? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की ये परिभाषा है और आर्हेनियस के अनुसार भस्म की ये परिभाषा है। समझ में आ गई बात? देखिए अब यहां से एक चीज और समझ लीजिए। अब जब हाइड्रोजन आयन को थोड़ा सा और इसमें एक पॉइंट और लिखते हैं थोड़ा सा।
नोट भी कर देते हैं, इसको जानना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन को अगर आप जल के साथ, हाइड्रोजन आयन को अगर आप जल के साथ दोस्ती करा देते हैं, हाइड्रोजन आयन को किसके साथ? जल के साथ। जो हाइड्रोजन आयन निकला अगर उसको जल के साथ दोस्ती करा देते हैं तो यह क्या बना देता है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बना देता है? फिर झुक रहा है, हाइड्रोनियम आयन क्या बना देगा? हाइड्रोनियम आयन। तो लिखेंगे हाइड्रोजन आयन है ना, जल के साथ दोस्ती कर, है ना, क्या चीज करके? दोस्ती ना कर रहा है, दोस्ती करके हाइड्रोनियम आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। अब कहिए कि सर ये हाइड्रोनियम आयन क्या है? देख लीजिए, अभी क्या लिखे? हाइड्रोजन आयन किसके साथ? जल के साथ, यानी कि H2O के साथ। किसके साथ? H2O के साथ। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या गो है? 2। और यहाँ क्या गो हाइड्रोजन है? 1। तो हाइड्रोजन क्या गो हो गया? 3 गो। टोटल मिला क्या गो हो गया? 3 गो। तो H3 और O एकरा पर प्लस, यही हो गया हाइड्रोनियम आयन। यही क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। समझ में आ गई बात? ये पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ गया है आप लोगों को? हैं? तब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़े। अब देख लीजिए, कुछ ऐसे जानने हैं कि पदार्थ है, उस पदार्थ में है ना, कोई पदार्थ है उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, अम्लों के नाम जानना है। मान लीजिए कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चीटियां खाए हैं कि नहीं कभी? अरे भैया चीनी उनी में चीटी लग जाता है तो चीटियां खा जाते हैं, फाक जाते हैं, तो वो तो स्वादवा में खट्टे लगता है। तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ले, यहाँ बकरी सब खा जा रहा है, सुअर खा जा रहा है, और चीटियां नहीं खाएगा? चीटियां तो आओ हरा खा जाइए, वो तो अम्ल है, प्योर अम्ल है कि नहीं? तो अब हम लोग देखेंगे पदार्थ और पाए जाने वाले। 1 मिनट, अब हम लोग अगला टॉपिक पदार्थ इधर लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं कि इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है ना, अम्ल का नाम है कि नहीं? अम्ल का नाम, पदार्थ और उसके अनुसार कहा जी? अच्छा बैठो, पदार्थ और अम्ल का नाम है कि नहीं? हम लोग देखेंगे। जैसे जितना भी खट्टा फल है, खट्टा फल समझते हैं ना? खट्टा फल का नाम बताइए। खट्टा फल में नींबू आएगा? अरे भैया नींबू है ना खट्टा, उनका मीठा होगा? संतरा, अंगूर, सेब खाने पर खट्टा खट्टा लगता है? सब खट्टा फल, सब खट्टा फल। सारे खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। हाँ, सिट्रिक एसिड। हाँ, हमको तनी अंग्रेजिया कमजोर है इसलिए अम्ल लिख दिए, ठीक है ना? क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल। जितना भी खट्टा पदार्थ बोले तो जैसे नींबू हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, इस टाइप के फलों में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। समझ में आ रही है बात? आपसे कोई पूछ देगा टमाटर भी खाइएगा तो आपको खट्टा लगेगा, लेकिन उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। क्या सब पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ये इसको याद करना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल हम पूछेंगे, आपको याद करना है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक। उसी प्रकार सेब आप लोग खाए होंगे, तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल पाया जाता है। छोड़ दिए क्या कोई? सेब में क्या पाया जाता है? मौलिक अम्ल। जैसे सेब में क्या पाया जाएगा? मौलिक अम्ल पाया जाएगा। आप इमली देखे हैं? इमली भी खट्टा होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, टार्टेरिक अम्ल। बड़का याद है कि तनी मनी? टार्टेरिक अम्ल। आप कहिए कि बुकवा में से देख के बता रहे हैं सर, दे देंगे 2-4 लपड़ के गिर जाएगा। यहाँ बुक बंद करो, यहाँ देखो, है ना? टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? टार्टेरिक। दूध और दही देखे हैं? दूध दही, तो दूध एवं दही में आप देख लीजिए, दूध में तो थोड़ा सा कम माने रहता है अम्ल, दहिया में तो खूब खट्टा लगता है। तो दूध, हाँ, कौन सा अम्ल? लैक्टिक। जहां लैक्टो लग गया सब दूध के लिए वो है ना?
उसमें जो है से जीवाणु भी पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस, है कि नहीं? उसको हम लोग नापते भी हैं, तो दूध को नापते हैं ना जी। हाँ, तो किससे? लैक्टोमीटर से। यस, सब जान रहा है। जहां लैक्टो लगा मैंने दूध दही, समझे कि नहीं? तो दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कोई पूछेगा तो लैक्टो, कोची बोल दीजिए, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। सिरका देखे हैं? सिरका जिसमें पूरा चाशनी टाइप का एकदम अचार बनाया जाता है, एकदम जैम जेली वगैरह सब, है ना? सिरका वगैरह देखिएगा, तो सिरका में तभी आपको बतेबे किए थे कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH, है ना? एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अगर आप देखिए लाल चिट्टी, लाल चिट्टी चिनिया के साथ जो खा जाते हैं, है ना? लाल चिट्टी नहीं खा जाते हैं, में रहबो करता, दौड़ते रहता तैयो चल जाता है मुंह में, तो क्या दिक्कत है? तो लाल चिट्टी हो, है ना, या बिच्छू का डंक हो, एक में तनी ज्यादा रहता है बिछुआ का डंकवा, है ना? ये काटेगा तो तनी बड़ा मजा देता है ना? काटा है कि नहीं कभी? नहीं है तो कटवा के देखिएगा कैसा मजा आता है से। तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो भैया चिट्टी है छोटे चाके, तो उसमें अम्लो रहेगा छोटा, और बिछिया रहता है बड़ा, तो वो मारता है फॉर्मिक अम्ल, जैसी शरीर में पहुंचता है तो तरतराने लगता है शरीर, है कि नहीं? उसमें ज्यादा मात्रा में रहता है क्या चीज? फॉर्मिक अम्ल। क्या रहता है उसमें? फॉर्मिक अम्ल, है कि नहीं? तो इन दोनों में क्या पाए जाते हैं? फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। आपका पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में। हाँ, अमाशय में बोलिए, अमाशय बोलिए या पेट में बोलिए, कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बोलिए, नहीं पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा पाया जाता है? चाय में कौन अम्ल पाया जाता है? बताइए। टैनिक अम्ल। क्या चीज? टैनिक अम्ल। ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए, है ना? भूख मर जाता है ना? कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। विटामिन सी जिसमें भी मिलेगा, जैसे आंवला उमला खाइएगा तो विटामिन सी भरपूर मिलेगा, है ना? ये विटामिन सी, और विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? आंवला में, है ना? तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो एस्कार्बिक एसिड। कोई है क्या? कुछ बोल रहा है? एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। समझ में आ रही है बात? देखिए ध्यान से, अभी ध्यान से और देख लीजिए। इतना तो याद करना पड़ेगा, कल याद करके लेके आइएगा, संडे को दिन, संडे को आप लोग याद करके आइएगा, ठीक है? तो एस्कार्बिक एसिड पाया जाता है। जैसे देखिए, जब पेट खराब हो गया, मतलब क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट से निकल रहा है वो अनबैलेंस कर गया, ज्यादा निकल रहा है, धुआं ढकार आ जाएगा। तो इसको कैसे दूर करेंगे? तो देखिए, उसको दूर करने के लिए अम्ल है तो क्या करना पड़ेगा? भस्म देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भस्म। तो याद रखिएगा, अगर आपका पेट खराब हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा? ज्यादा। अम्ल क्या हो गया? ज्यादा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? ज्यादा निकल गया। क्या हो गया? ज्यादा निकल गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या निकल गया? ज्यादा निकल गया। तो इसको खत्म करने के लिए क्या खाना पड़ेगा? भस्म। तो क्या खाना पड़ेगा? भस्म। तो भस्म में कौन सा भस्म को लेंगे? MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, है ना? तथा अगर आव मन होगा तो NaHCO3, ये सब क्या है? अम्ल हो गया, एसिड। ज्यादा निकलेगा तो एसिडिटी बढ़ गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको एंटी लेना पड़ेगा, एंटी एसिड, है ना? जैसे भैया एसिड क्या हो गया? ज्यादा, तो इसको कम करने के लिए हमको, इसको तोड़ने वाले को क्या कहते हैं? हमारे एंटी हो माने दुश्मन हो, माने एसिड का दुश्मन, एंटी एसिड लेना पड़ेगा। एंटी एसिड क्या है? NaHCO3। आया समझ में? तो इसको हम लोग ले सकते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि विषैला कोई अम्ल है, तो है ना? विषैला अम्ल किसको बोलेंगे? तो विषैला अम्ल बोलते हैं HCO3 को। किसको बोलते हैं? HCO3 को, जिसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। फिनोलवा से देख करके जो साफ करते हैं, तो यही ना है। तो पी करके देखिएगा, मजा आ जाएगा।
पहले ही लिख दिया विषैला है। क्या है? विषैला है। समझे कि नहीं? संक्षारक में जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसमें? संक्षारक में, जिसको कहते हैं खतरनाक अम्ल। जिसको क्या कहते हैं? खतरनाक अम्ल। खतरनाक अम्ल कहते हैं। यह क्या है? H2SO4। H2SO4 क्या है? खतरनाक अम्ल है। क्या है? खतरनाक अम्ल। अरे भाई बैटरिया वाला पनिया अच्छा है, सट ऊपर पड़ जाएगा तो सटवो के गला देगा, मुंह में पी लीजिएगा तो मुंह के सब गला देगा, है कि नहीं? तो बैटरी वाला जो अम्ल है वह क्या है? खतरनाक है कि नहीं? खतरनाक है। अगर आपको बम उम बनाने के लिए हम सिखाएंगे, आप बताइएगा नहीं, विस्फोटक अम्ल है ना, विस्फोटक अम्ल। तो विस्फोटक अम्ल या जिसका उपयोग हम लोग उर्वरक में भी करते हैं, किसमें करते हैं? उर्वरक में। तो वह अम्ल है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? नाइट्रिक अम्ल। आया समझ में? तो इतना को तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, बहुत हो गया, है कि नहीं? अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।